नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षमा पांडे, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली। अपने अध्ययन क्रम को आगे बढ़ाते हुए हिंदी भाषा एवं संप्रेषण विषय के अंतर्गत आज के अध्ययन का प्रकरण है हिंदी ध्वनि समूह तथा वर्णमाला का इतिहास। इस पाठ के अध्ययन के जो अपेक्षित उद्देश्य हैं, ध्वनि समूह के ऐतिहासिक विकास क्रम को जानना, वर्णमाला के स्वरूप, उनके उच्चारण का विद्यार्थियों को बोध कराना, भाषा के ऐतिहासिक संदर्भ में पाली तथा प्राकृत भाषा में वर्ण तथा ध्वनियों का विद्यार्थियों को बोध कराना तथा वर्ण विचार का विश्लेषण करवाना। इस पाठ के द्वारा विद्यार्थी ध्वनि समूह के ऐतिहासिक विकास क्रम को जान सकेंगे, जो आपकी वर्णमाला है उनके स्वरूप को समझने के साथ साथ उनका उच्चारण कर सकेंगे। पाली प्राकृत भाषा में ध्वनियों का स्वरूप क्या था, उनके चिन्ह क्या थे, इसको भी समझ सकेंगे और जो वर्ण हैं उनको अच्छे से विश्लेषित कर सकेंगे। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि वैदिक तथा संस्कृत ध्वनि समूह क्या थी। तो हिंदी वर्णमाला को समझने से पहले हिंदी की पूर्ववर्ती आर्य भाषाओं की ध्वनि व्यवस्थाओं को भी समझना जरूरी है। तो जो भारतीय आर्य भाषाओं के ध्वनि समूह का प्राचीनतम रूप वैदिक ध्वनियों के रूप में मिलता है। ये सभी जानते हैं कि हमारी जो भाषा है उसका विकास आर्य भाषाओं के द्वारा हुआ। तो जो ध्वनियाँ हैं उनका चिन्ह क्या थे, उनके स्वरूप क्या थे, उनकी लिपि क्या थी और उनका धीरे धीरे जो विकास हुआ वो विकास क्रम क्या था, इसको जानने के लिए हमें उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी जानना ज़रूरी है। तो जो वैदिक भाषा है उसमें मूल रूप से 52 मूल ध्वनियाँ पाई जाती हैं। ये जो 52 मूल ध्वनियाँ हैं इसमें 13 स्वर हैं, 39 व्यंजन हैं और इससे जो विकास हुआ देवनागरी लिपि में, तो इसको हम आगे धीरे धीरे इस प्रकार समझेंगे। जो 9 मूल स्वर हैं वो है अ, जिसे छोटा कहते हैं, आ ये बड़ा हुआ, ई छोटी, ई ये बड़ी है, उ ऊ, री री और री। 4 संयुक्त स्वर होते हैं। अभी आपने संयुक्त व्यंजन भी पढ़े थे, लेकिन जो आपके स्वर हैं वो भी संयुक्त स्वर हैं। ए इसमें 2 स्वर हैं, अ और ई, छोटा छोटी। ओ ये दूसरा संयुक्त स्वर है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि छोटा अ और उ मिलके क्या बना, ओ। आई, आई में बड़ा आ और बड़ी ये मिलके क्या बनाते, ए। और ओ के लिए बड़ा आ और छोटा ऊ, तो इसके लिए आई औ आई आउ ये संयुक्त स्वर होते हैं। और 27 स्पर्श व्यंजन जो स्थान भेद के अनुसार प्रायः 5 वर्गों में रखे जाते हैं। अभी हमने पूर्व पाठ में इनको संक्षेप में जाना था, अब उसको हम थोड़ा सा और विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला है आपका कंठ वर्ग। इसके उच्चारण के लिए हमने संक्षेप में बताया था कि श्वास नली और जीभ के पर्श भाग की आवश्यकता होती है। क, ख, ग, घ, अंगा ये वर्ण कंठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। दूसरे तालव्य, इसके अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वो है च, छ, ज, झ, इया। फिर मूर्धन्य, मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, आड़ा
फिर दंत, दंत में त, थ, द, ध, न। 6 वर्ण होते हैं अंतस्थ। इसमें ई, य, र, ल, ऋ, लृ, ह, उ, ब। अघोष ऊष्म व्यंजन होते हैं 6। इसमें श, स और स, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती स। विसर्जनी या विसर्ग, इसको आप चिन्ह देख सकते हैं कि 2 बिंदु लगे हुए हैं ऊपर नीचे। जिह्वामूलीय और उपदमानीय। एक सघोष ऊष्म वर्ण होता है ह और एक शुद्ध अनुस्वर जिसमें एक खड़ी पाई के ऊपर और नीचे एक एक बिंदी होती है। अब यहाँ पर कुछ विशेष उल्लेखनीय बातें हैं जो बताना बहुत आवश्यक है। स्पर्श ध्वनियाँ क्या होती हैं? स्पर्श उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मुंह के अंदर या बाहर 2 उच्चारण अवयव एक दूसरे को इतनी जोर से स्पर्श करके सहसा खुलते हैं कि निश्वास थोड़ी देर के लिए बिल्कुल रुककर वेग के साथ सहसा बाहर निकलती है। स्पर्श ध्वनि क्या होती है? यहाँ पर स्पष्ट हो चुका होगा कि जब उच्चारण में मुंह के अंदर या बाहर के 2 उच्चारण अवयव, मतलब उच्चारण के अवयव कितने होने चाहिए? 2, और एक दूसरे को इतनी जोर से वो दोनों उच्चारण अवयव स्पर्श करते हैं और सहसा खुलते हैं। निश्वास जो होती है श्वास वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल रुक जाती है और फिर इकट्ठे वेग के साथ बाहर निकलती है। और इसके उदाहरण पंचम वर्ग के जो वर्ण होते हैं वो होते हैं। स्पर्श ध्वनियों को स्फोटक भी कहते हैं। स्पर्श ध्वनियों के 2 भेद होते हैं। इन्हें अल्प प्राण ध्वनियाँ और महाप्राण ध्वनियाँ, इन 2 वर्गों में बांटा जाता है। अंतस्थ ध्वनियाँ क्या होती हैं? अंतस्थ ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ कहलाती हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर, जो मुख विवर होता है वो थोड़ा सकरा कर लिया जाता है, उसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि वो ना तो इतना अधिक कि स्पर्श अथवा संघर्षी ध्वनियाँ निकले और ना इतना कम कि ध्वनियाँ स्वर का रूप धारण कर लें। सकरा तो करते हैं लेकिन 2 बातें ध्यान रखते हैं कि इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि स्पर्श और संघर्षी ध्वनियाँ निकल आए, या फिर जो वर्ण है उसकी ध्वनि है वो स्वर की तरह उच्चारित हो। तो शब्दार्थ की दृष्टि से स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियाँ अंतस्थ ध्वनियाँ कहलाती हैं। स्पष्ट हो गया होगा कि अगर हम शब्दार्थ की दृष्टि से देखें तो स्वर और व्यंजन इन दोनों के बीच की जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें हम अंतस्थ ध्वनियाँ कहते हैं। यहाँ पर भी कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जो अघोष ध्वनियों के उच्चारण में ध्यान में रखना चाहिए कि अघोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों की सहायता नहीं ली जाती है। घोष वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों की सहायता ली जाती है। तो यहाँ पर उच्चारण के कुछ विशेष अंग होते हैं। तो जो अघोष ध्वनियाँ हैं वहाँ पर हम स्वर तंत्रियों की सहायता नहीं लेते हैं और घोष ध्वनियों के उच्चारण में हम स्वर तंत्रियों की सहायता लेते हैं। फिर बात करेंगे ऊष्म। ऊष्म यहाँ उन ध्वनियों को कहा जा रहा है जिनके मुख विवर के खुले रहने पर भी निश्वास इतनी जोर से फेंकी जाए कि जिससे वायु का संघर्षण हो, मीन्स वायु आपस में रगड़ खाए। वैदिक ध्वनियों का जो उच्चारण आजकल प्रचलित है ठीक वैसा ही उच्चारण वैदिक काल में भी रहा हो ये जरूरी नहीं है। बहुत काल बीत गए, वैदिक ध्वनियों में मूल रूप से किस तरीके से उच्चारण किया जाता था और आज उन ध्वनियों का क्या उच्चारण हो रहा है, इसमें समय का प्रभाव है। जैसे जैसे पीढ़ियां बदली लोगों के उच्चारण में भी परिवर्तन आए होंगे। तो इसलिए यहाँ पर स्पष्ट करना आवश्यक है कि वैदिक काल में जो ध्वनियाँ थी उनका उच्चारण मौलिक रूप से क्या होगा और आज क्या है इसकी स्पष्टता नहीं है।
और आधुनिक ध्वनि शास्त्र के दृष्टिकोण से 52 ध्वनियों का वर्गीकरण ऐसे किया जाता है। यहाँ पर स्वर है, स्वर में अग्र और पश्च। समवृत स्वर में कौन से वर्ण आते हैं? अग्र में ई और बड़ी, और पश्च में उ और बड़ा उ। अर्ध समवृत में ए अग्र का है और ओ पश्च। विवृत, विवृत स्वर कौन से हैं? छोटा आ और बड़ा आ, ये पश्च है। और संयुक्त स्वर कौन से हैं? अ ई और अ उ। विशेष स्वर री री री। शुद्ध अनुस्वार खड़ी लाइन के ऊपर और नीचे 2 बिंदियां हैं, इस विशेष चिन्ह से शुद्ध अनुस्वार दिखाया जाता है। फिर व्यंजन। व्यंजन में आप उच्चारण स्थान के आधार पे इनको कई वर्गों में विभेदित करते हैं। तो द्योष्ठ, वर्ड्स, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ, स्वर यंत्रमुखी। तो सबसे पहले हम स्पर्श अल्प प्राण के वर्ण देखते हैं, व्यंजन वाले। इसमें द्वेष्ट में प और ब है, वर्ड्स में त और द है, मूर्धन्य में ट ड, तालव्य च ज, कंठ क ग। यहाँ पर उच्चारण स्थान का महत्व होता है कि कोई भी व्यंजन हम कहाँ से उच्चारित करते हैं, उसी आधार पर हम उसे विभिन्न विशेष वर्ग में वर्गीकृत करते हैं। स्पर्श अल्प प्राण के बाद आता है स्पर्श महाप्राण। इसमें द्वेष्ट में फ और भ। आप उच्चारण करिए, फ का उच्चारण में दोनों जो आपके ओठ हैं वो आते हैं। वर्ड्स में थ और ध, मूर्धन्य में ठ और ढ, तालव्य में छ और झ। तालव्य का भी आप देखिए कि तालु से इन वर्णों का उच्चारण हो रहा है, और ख घ ये कंठ वर्ग में है, इनका उच्चारण कंठ से हो रहा है। अनुनासिक में द्वेष्ट में कोई वर्ण नहीं है, वर्ड्स में न है, मूर्धन्य में र है, तालव्य में इया है और कंठ में अंगा है। पार्श्विक अल्प प्राण, इसके अंतर्गत वर्ड्स में ल और मूर्धन्य में री है। फिर आगे चलते हैं उच्छिप्त। उच्छिप्त में वर्ड्स में र है, र व्यंजन ही उच्छिप्त में आता है। संघर्षी में उप और वर्ड्स में स, मूर्धन्य में श और तालव्य में श, कंठ में जिह्वा और स्वर यंत्रमुखी में हा। अर्ध स्वर भी यहाँ पर वर्णित किया गया है, जिसे आप इस तालिका में देख सकते हैं। अब आते हैं पाली तथा प्राकृत ध्वनि समूह। तो वैदिक काल के बाद हम वर्ण समूह में मुख्य रूप से पाली और प्राकृत की चर्चा करते हैं। तो पाली में 10 स्वर हैं। ये है अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। री, ल, ए, औ। ये जो वर्ण हैं, इनका प्रयोग पाली भाषा में नहीं होता था। आप देखिए कितना बदलाव आया। पाली भाषा में आप री, ल, ए, औ इन वर्णों को नहीं देखते हैं। री ध्वनि अ, ई, उ आदि किसी अन्य स्वर में परिवर्तित हो जाती है। जो पाली भाषा है उसमें री ध्वनि किसमें परिवर्तित होती है? इन तीनों वर्णों में, या किसी और स्वर का जो वर्ण होता है उसमें बदल जाती है। और ए और औ इन दोनों के स्थान पर ए और ओ हो जाते हैं। मतलब ए की मात्रा का परिवर्तन ए में, और औ की जो स्वर है वो ओ में हो जाता है। तो ए ओ ए और औ ओ इस क्रम में परिवर्तित होते हैं। और पाली में एक परिवर्तन और देखने को मिलता है, इसमें 2 नए स्वर ए ओ तथा ह्रस्व ए ओ
सबसे पहली बार मिलते हैं। व्यंजनों में पाली में श और स, तालव्य श और श मूर्धन्य, ये दोनों वर्ण नहीं पाए जाते हैं। तालव्य श और मूर्धन्य श के स्थान पर भी दंती सा का ही व्यवहार मिलता है। और बहुत बार आपने देखा होगा कक्षा में ऐसे विद्यार्थी भी सामने आते हैं जो स और श में भी भेद नहीं करते हैं और वो श के शब्द में स और स के शब्दों में श का प्रयोग करते हैं। तो ये उच्चारण उनका इतना विकृत हो जाता है कि भाषा कितने भी अच्छे शब्दों का और वाक्यों का संयोजन किया हो, उनकी भाषा पूरी तरीके से दूषित हो जाती है। फिर आगे बात करते हैं कि पाली में विसर्ग का भी प्रयोग नहीं पाया जाता था। पद के अंत में विसर्ग पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ में परिवर्तित हो जाता है और अन्यत्र उसका लोप हो जाता है, मतलब वो दिखता भी नहीं है। और शेष जो ध्वनियां हैं पाली में, वो सारी ध्वनियां संस्कृत के समान ही हैं। प्राकृत भाषाओं में और पाली के ध्वनि समूह में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि विशेष भेद भी नहीं है। मागधी को छोड़कर अन्य प्राकृतों में य और श का व्यवहार प्रचलित नहीं होता। यहाँ पर स्पष्ट करना होगा कि मागधी ऐसी है जिसमें य और श का व्यवहार प्रचलित है। इसके अलावा अन्य प्राकृत भाषाओं में य और श व्यवहार के रूप में या व्यवहार की सामान्य भाषा में प्रचलित नहीं है। मागधी में दंती स के स्थान पर तालव्य श मिलता है। फिर जो मूर्धन्य श और विसर्ग है, इनका प्रयोग प्राकृत में नहीं लौट पाया। अशोक के लेखों में पश्चिमोत्तरी प्राकृत में मूर्धन्य श जरूर देखने को मिलता है। फिर आधुनिक साहित्य में हिंदी में अधिकांश ध्वनियां तो परंपरागत भारतीय भाषा के ध्वनि समूह से आई। कुछ ध्वनियां आधुनिक काल में विकसित हुई तथा कुछ ध्वनियां फारसी, अरबी और अंग्रेजी के संपर्क से आ गईं। तो इस दृष्टि से साहित्यिक हिंदी में प्रचलित मूल ध्वनियां क्या हैं, वो यहाँ पर बताई जा रही हैं। अब पुनः उसी वर्णमाला को देखें जो आज की प्रचलित ध्वनियां हैं, वो हिंदी के ध्वनि समूह क्या हैं। तो स्वर में अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ओ। फिर व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, आड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। अब बात करेंगे नई विकसित ध्वनियां। कौन कौन सी ध्वनियां हिंदी में विकसित हुई नई। अ संयुक्त स्वर है, ये ए में विकसित हुआ। अ, ओ, ये औ में। अंग, ढ़, व, न, म, ये जो ध्वनि है ये कह सकते हैं कि नई ध्वनि समूह की परंपरा को विकसित कर रहे हैं। कुछ फारसी अरबी के शब्द भी हिंदी ध्वनि समूह के रूप में प्रचलित हैं। तो फारसी अरबी के तत्सम शब्दों में जो प्रयुक्त ध्वनियां हैं वो क, ख, ग, फ, ज। तो यहाँ पर अब आप हमारे उच्चारण को अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको क और क दोनों के उच्चारण में स्पष्ट अंतर समझ आ रहा होगा। यहाँ पर क के नीचे एक छोटा सा बिंदु लगाया गया है। जो ये बिंदु है ये नुक्ता कहा जाता है। इसी तरीके से क में भी लगा हुआ है, ख में भी लगा हुआ है, ग में भी लगा है, फ में भी लगा है, जा में भी लगा है। तो ये नुक्ता जो है ये उच्चारण को बदल देता है। अंग्रेजी तत्सम शब्दों की कुछ ध्वनियां हिंदी समूह में आई हैं। अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, अ, तो इसका उच्चारण अ की तरह हो गया, जैसे कॉलेज, इस तरीके से हम उच्चरित करते हैं। तो ये अंग्रेजी की तत्सम शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियां हैं जो हिंदी ध्वनि समूह में इनकी गणना की जाती है।
अब हम इसके इन ध्वनि समूह को समझ चुके और अब इतनी बार हिंदी वर्णमाला का उच्चारण किया गया है कि अब तक आपके मस्तिष्क पटल में हिंदी वर्णमाला अंकित हो गई होगी। अगर आपसे पूछा जाए कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, संयुक्त स्वर क्या है, उच्छिष्ट क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या है, तो ये माना जाना चाहिए कि ये आपके स्मृति चिन्ह वर्णमाला के रूप में अंकित हो गए होंगे। अब हम विचार करते हैं वर्ण पे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इनका उद्भव कैसे माना जाता है, हमारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कैसे माना जाता है कि ये वर्ण विचार या यह ध्वनि समूह जो ध्वनियाँ हैं वो कैसे भाषा में आई। तो इसके जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है इस पर अगर हम थोड़ा सा दृष्टिपात करें तो पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया। इस परंपरा के अनुसार महेश्वर ने मीन्स भगवान शिव ने अपने नृत्य की समाप्ति पे जो 14 बार डमरू बजाया उससे ये 14 ध्वनियां या सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए। यहाँ पर हम उस श्लोक को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिससे पाणिनि ने 14 सूत्र प्राप्त किए। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा दिनेत द्विमर्षे शिव सूत्र झालम। भगवान शिव ने जब अपना डमरू बजाया तो ये श्लोक जो पाणिनि ने प्रस्तुत किया, और ऐसा माना जाता है कि डमरू के 14 बार बजाने से 14 सूत्रों के रूप में ध्वनियाँ निकली। इन्हीं ध्वनियों से व्याकरण का प्राकट्य हुआ। इसलिए व्याकरण सूत्रों के आदि प्रवर्तक भगवान नटराज को माना जाता है। और इस श्लोक के अनुसार जो 14 ध्वनियाँ या सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए वो इस प्रकार हैं। ऐ उण, इसमें जो स्वर हैं अ ई उ। रि लृक, यहाँ पर आप ये जो शब्द देख रहे हैं इसमें रि लृक, इसमें रि और ल मतलब प्रारंभ के 2 वर्णों को लीजिए, आपको स्पष्ट होता जाएगा कि किस प्रकार 14 ध्वनियों से वर्णमाला विकसित हुई। ए ओंग, यहाँ पर भी प्रथम 2 वर्ण ए और ओ। ए औच, ए एवं ओ। है वरट, ह य व र। ल ण, इसमें पहला वर्ण ल। अमंग रम, य म अण ळ न। झ भ इय, झ और भ 2 वर्ण हैं। घ ढ ध श, घ और ध और ढ ये 3 वर्ण यहाँ पर विकसित हुए। यहाँ पर ज ब ग ड द। फिर अगले सूत्र पे आते हैं। यहाँ से जो प्राप्त वर्ण है इस सूत्र में ख फ छ ठ थ च ट और त वर्ण प्राप्त होते हैं। कपय, यहाँ पर क और प 2 वर्ण हैं और अगले सूत्र में तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती श हैं और 14वें सूत्र में हल ह ये प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णमाला को हम देखते हैं कि किस तरीके से पाणिनि ने एक श्लोक के माध्यम से प्राप्त 14 सूत्रों से वर्णित किया है। और प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जैसे अयुण, इस
सूत्र में ळ जो है वो हल वर्ण है, तो इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता। तो आपने देखा कि जितने भी सूत्र थे, प्रारंभ से देखिए, पहले से लेके अंतिम तक में अंतिम वर्ण को छोड़ा गया है। प्रारंभ के वर्ण रखे गए और अंतिम वर्ण छोड़ दिया गया है, सब में आप देख सकते हैं। और फिर क्योंकि ये हल वर्ण है और इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 14 सूत्रों से ये वर्ण विकसित हुए। महेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है और प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है, जैसे अच, इक, यण, अल, हल, इस प्रकार। इन प्रत्याहारों में वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। मतलब प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य जो वर्ण आते हैं उनकी गणना की जाती है। और प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। अब समझने के लिए कुछ प्रत्याहार हम आपको बता रहे हैं, जैसे अच, ई, अ, उ, री, ऋ, ए, ओ, ए, औ। यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण अ का परिगणन किया जाता है तथा अंतिम वर्ण च को छोड़ दिया जाता है। हल 5वें सूत्र के प्रथम वर्ण ह से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण ह, य, व, र, ल, इया, म, अंगा, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श तथा स। इक प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण ई से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य आने वाले सभी वर्ण, जैसे ई, उ, रि तथा लृ। अक प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण अ से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य आने वाले सभी वर्ण, जैसे अ, ई, उ, रि, ऋ। झल अष्टम सूत्र के प्रथम वर्ण झ से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, त, क, प, श, स तथा ह। फिर यण पंचम सूत्र के द्वितीय वर्ण य से लेकर खष्ट सूत्र के अंतिम वर्ण ड़ के मध्य आने वाले सभी वर्ण, जैसे य, व, र तथा ल। संधि आदि के नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि प्रत्याहार क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ण की। तो प्रारंभ में भी हमने बताया कि वर्ण 2 प्रकार के हैं, पहले स्वर और दूसरे व्यंजन। अब क्योंकि हमने इसका विकास पढ़ा कि वैदिक काल से प्राकृत, पाली और वर्तमान हिंदी भाषा, इसमें किस प्रकार से ध्वनि और उनके आधार पर वर्ण विकसित हुए। अब हम देवनागरी लिपि की बात करेंगे। तो हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, 52, जिनमें 11 मूल स्वर वर्ण हैं, जिनमें री का उच्चारण अब स्वर जैसा नहीं होता। पहले री था वो स्वर के अंतर्गत आता था और उसका उच्चारण भी स्वर के अनुसार ही किया जाता था, लेकिन वर्तमान देवनागरी लिपि में री का उच्चारण स्वर जैसा नहीं होता। इसके बाद 33 मूल व्यंजन हैं, 2 उच्छिप्त व्यंजन हैं,
2 अयोगवाह हैं तथा 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन हैं। तो इस प्रकार से कुल 52 वर्ण हुए। 52 वर्ण में यहाँ पर आगे दिखाया गया है कि 11 मूल स्वर हैं, इसमें 33 मूल व्यंजन हैं, 2 उच्छिष्ट व्यंजन हैं और 2 अयोगवाह हैं तथा 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो इस प्रकार से वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से सभी व्यंजनों को वर्णित किया गया है कि कौन से मूल स्वर हिंदी वर्णमाला में, जो मानक देवनागरी लिपि है, उसमें सम्मिलित किए गए। तो 11 मूल स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ, ऋ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। फिर मूल व्यंजन क वर्ग के व्यंजन क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग के व्यंजन च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग के व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, आड़ा। त वर्ग के व्यंजन त, थ, द, ध, न। पा वर्ग के व्यंजन पा, फ, ब, भ, म। अंतः स्वर य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती स और ह। उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ। अयोगवाह में अंग और आहा और संयुक्ताक्षर व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इस प्रकार से ये आपकी हिंदी वर्णमाला हो गई। जो देवनागरी लिपि है उसके अंतर्गत आपने हिंदी वर्णमाला को समझा। अब हमें ये भी समझने की जरूरत है कि देवनागरी अंक कौन से हैं, क्योंकि हमें वर्णमाला के साथ साथ देवनागरी भाषा हिंदी में अंक के चिन्ह क्या हैं और उसके साथ साथ ये भी जानना आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक चिन्ह उनके कौन से हैं। तो हम गिनती की बात करें, देवनागरी अंक की बात करें, तो ये 0 से प्रारंभ होता है और 0 इसका चिन्ह आप देखें, अंग्रेजी में ये 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9। हिंदी भाषा के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि उन्हें हिंदी वर्णमाला का ज्ञान हो, हिंदी वर्णमाला के साथ स्वर और व्यंजन का विशेष ज्ञान हो, जिससे कि वे स्वर में भी भेद कर सकें, स्वर के साथ व्यंजन में भी भेद कर सकें। इसके साथ साथ उनका शुद्ध उच्चारण भी अपनी बोलचाल की सामान्य भाषा या कार्यालयी भाषा में उसका कर सकें। विद्यार्थियों को ये जानना आवश्यक है कि देवनागरी अंक कौन से होते हैं, इसीलिए इस पाठ में इनको विशेष रूप से समाहित किया गया है। तो हिंदी भाषा के ध्वनि समूह के ऐतिहासिक स्वरूप को आपने समझ लिया होगा, जो इस पाठ में पूरी तरीके से स्पष्ट किया गया है। इस पाठ में वर्ण को किस ध्वनि से उच्चारित करते हैं तथा समय के साथ ध्वनियों का स्वरूप किस प्रकार परिवर्तित हुआ, इस पाठ में इस विषय पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। वर्तमान भाषा में वर्ण व्यवस्था के क्रम को भी विश्लेषित करने की कोशिश की गई और ये भी स्पष्ट किया गया कि देवनागरी लिपि और अंक क्या हैं। इस पाठ को समझने के बाद ये विश्वास है कि विद्यार्थी अब हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन को समझ चुके होंगे। अगले पाठ में स्वर और व्यंजन के विस्तार को और वर्णित किया जाएगा, जिससे कि भाषा और भाषा से संबंधित संप्रेषण को अधिक प्रभावी विद्यार्थी बना सकें। धन्यवाद।